सवाल लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स का, बोलिए। सर मेरा पहला सवाल, दो सवाल है मेरे। एक सवाल, एक। अच्छा दो पूछ लो भाई, क्या है? कौन सा जीएसटी लग रहा है सवाल पूछने पे? थैंक यू। जेल जा सकते हो, जेल जा सकते हो, जान भी जा सकती है, जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं कुछ नहीं जाएगा मेरा, डोंट वरी। पहला सवाल तो ये है कि सर आप एनएसयूआई, आप जब से कन्वीनर बने हैं एनएसयूआई के इंचार्ज, हाँ जी, तब से एनएसयूआई ने बहुत अच्छा काम किया और डीयू में 7 साल बाद अध्यक्ष पद जीता है। और आज के टाइम पर भारत के अन्य राज्यों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? छात्र संघ चुनाव बैन होने से देश को आने वाले समय में राष्ट्रीय नेताओं की और मतलब छोटा अगला सवाल, देश में राजनीति। पहले इसका जवाब दे दूं फिर दूसरा पूछना। देखो पहली बात तो ये मेरे भाई, क्या नाम है आपका? अंकित जी। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मेरे वहाँ चले जाने से कुछ नहीं हुआ है। सचिन तेंदुलकर थे क्रिकेट टीम में ना, तब भी हम हार जाते थे, और सचिन तेंदुलकर नहीं थे तब भी हम जीत गए। राजनीति एक सामूहिक प्रयास होता है, पर्सनल हीरोइज्म नहीं होता है, तो वो एनएसयूआई की मेहनत है। दूसरा, छात्र संघ चुनाव को लेकर के आपने बिल्कुल सही बात कहा है। देखो बिना लाग लपेट का एक बात बोलूं, चुनाव इसलिए बंद कर दिया ना कि नेता का बच्चा लोग जब बड़ा हो जाएगा ना तो वही नेता बने। सिंपल बात है। अगर चुनाव होते रहते तो वैकेंसी नहीं रहती। तो ये सब नेता लोग जो छात्र राजनीति से निकल के आया ना, अपने बेटा बेटी के बड़ा होने का इंतजार किया, तब तक चुनाव बंद करके रखा। अब बच्चा सब जो ही बड़ा हो गया तो फेल हो गया, कोई इधर फेल हो गया, कोई उधर फेल हो गया, कोई बिजनेस नहीं कर पाया, कोई एक्टर नहीं बन पाया, तो सारा फेलियर लोग जो है पॉलिटिक्स में लॉन्च हो गया। ओके, दूसरा सवाल जल्दी। ठीक है ना? और मैं कहता हूं ये बात पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, इस देश का आम नागरिक होने की हैसियत से कहता हूं कि अगर आज आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको चुनने का अधिकार आपसे छीन लिया है ना, याद रखिएगा सबको वोट देने का अधिकार भी इस देश में नहीं था। ये 1950 से हुआ है। अपने अधिकार को समझिए। यूनियन आपका बनाना आपका अधिकार है, और आज यूनिवर्सिटी में छीना है, कल को जो है ना मेन स्ट्रीम जो है चुनाव में ये अधिकार छीन सकता है। इसलिए हर विद्यार्थी को इस सवाल को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा यूनियन होगा। अगर टीचर का यूनियन होगा तो स्टूडेंट का यूनियन क्यों नहीं होगा भाई? सर दूसरा सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषा प्रवाह तो बढ़िया है, क्या आप मानते हैं कि नहीं आजकल तुतला जाते हैं। नहीं वो अलग बात है सर, लेकिन ये मानने वाली बात है कि उनको अपनी भाषा पर पकड़ है। क्या आप मानते हैं कि राहुल जी इसमें मात खाते हैं? तो सबकी भाषा अलग अलग है ना भाई। लेकिन भारत में अगर आपको सरवाइव करना है पॉलिटिक्स में, बस अब ये मत करो यार। अब ये मत कहो कि जब हिंदी नहीं आएगा तो जो है राजनीति नहीं करोगे। देखो भारत में सब भाषा है, सबका बराबर का सम्मान है, और इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ना कोई भाषा को किसी भाषा के कमतर नहीं देखना है, किसी धर्म को किसी धर्म के कमतर नहीं देखना है, किसी जाति को किसी जाति के कमतर नहीं देखना है, किसी लिंग को किसी लिंग के कमतर, किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र के कमतर नहीं देखना है। यही संविधान की राज व्यवस्था है। ओके, अगला सवाल। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर बोल नहीं पाए लेकिन वो भारत का नागरिक है, तो क्या वो देश का जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? नहीं बनना चाहिए उसको। राहुल गांधी बनेंगे कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री, या बन सकते हैं? पीएम मटेरियल है उसमें। अरे हमको बनाना होता है ना, तो हम आपको सबसे पहले किसी टीवी चैनल का मालिक बना देते हैं। भाई जो किसान मेहनत कर रहा है, खेत का मालिकाना हक उसके पास हो, तो जो पत्रकार मेहनत करता है, जो एडिटर मेहनत करता है, वो जो है न्यूज चैनल का मालिक हो। उसी तरह से हमारे हाथ में नहीं है, ये है देश की जनता के हाथ में। और अगर वो देश की जनता को प्रॉमिसिंग लगेंगे, उनकी लड़ाई में जिस तरह से वो शामिल हो रहे हैं उसी तरह से शामिल होते रहेंगे, तो जरूर बन जाएंगे। अच्छा, मालिक जनता है। आप दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी का नहीं, अगर कोई इस तरह का विचार आए, प्रपोजल आए? नहीं देखिए, एक तो चेहरा के आप आधार तो कहते हैं पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने कहा तो मानेंगे नहीं? नहीं पार्टी लेकिन क्यों कहेगी हमको भाई? और लोग हैं बैठे हुए पहले से, उन लोगों को कहेगी। हमारा उम्र भी जब हो जाएगा 60 साल 65 साल, तो हमारी बारी भी आएगी। 60-65? हाँ तो हमको, अरे राजनीति में 60-65 क्या होता है सर बताइए? कुछ होता है 60-65? यहाँ तो लोग 55 साल में युवा रहते हैं। मोदी जी अभी तक जो है जवान है, तो कोई बात। देखिए हमको ना धैर्य है। तो बिना सीएम चेहरे के आप जीत रहे हैं दिल्ली का चुनाव? चेहरा कहाँ है राजनीति में? यही सब तो गायब कर दिया। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे खिलाफ कौन है बताइए? उनके खिलाफ मोदी जी हैं।
मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी का हर पोस्टर देख लीजिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं, देश में किया विकास, अब करेंगे दिल्ली में विकास। कह रहे हैं मोदी जी हैं हर जगह, मोदी नाम केवलम यत्र तत्र सर्वत्र। तो कांग्रेस मोदी। जीतेगी या नहीं जीतेगी बताइए ना, जीत सकती है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरे हाथ में रहता तो मैं जिता देता, रिजल्ट निकाल देता, चुनाव ही नहीं होने देता। मतलब मान रहे हैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला ये है। व्यक्तिवाद से भारत की राजनीति को बाहर निकालिए। ओके, जनता तय करेगी, 5 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीते। ओके, अगला सवाल। कन्हैया जी, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ये शुरू हुआ बहस देशभक्ति और देशद्रोह का, जिसमें आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताया जाता है। मैं अब जिसको स्वीकार कर लिया, हाँ। सहर्ष। तो और कैसे- आज भी, कैसे? मतलब आज भी क्या? कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सवाल करता है तो कहीं ना कहीं लोग उसको देशद्रोह से जोड़ देते हैं। आपके नजर में क्या है देशभक्ति, क्या है देशद्रोह? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें समझना पड़ेगा कि देश क्या है। एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास नहीं हो जाए, साधारण भाषा में बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए, देश, ठीक है, नेशन, देश, कंट्री, ठीक है, और स्टेट, तीनों में फ़र्क होता है। पॉलिटिकल साइंस का कोई सिंपल स्टूडेंट आपको समझा देगा। देश जब हम बोलते हैं ना, तो प्राइमरली ये ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ मामला है। एक खास भूखंड के जो लोग हैं वो उस देश के लोग हैं। नेशन जब हम बोलते हैं, ये एक आइडेंटिटी है जिसमें भाषा है, हिस्ट्री है, टोटम्स हैं, बाइसेस हैं, टेबूज हैं। और जब स्टेट बोलते हैं तो सिस्टम है, पुलिस, थाना, जज, चुनाव आयोग जैसा सिस्टम हो। पहले राजा का बेटा राजा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। फिर आया कि नहीं भाई, आपका वोट हमारा वोट बराबर होगा, चुनाव देंगे, चुनाव करेंगे, वोट देंगे, और जो है गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का क्या मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव होगा। तो क्या किया गया है ना कि 2014 में जब बीजेपी आई ना, तो बीजेपी ने बहुत चालाकी से इस तीनों को गडमड कर दिया। देश, नेशन और स्टेट, तीनों को गडमड कर दिया। गडमड क्यों कर दिया? गडमड इसलिए कर दिया ना कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी देश है। समझ रहे हैं? तो अब आप अगर मोदी का विरोध कर रहे हैं तो आप देश का विरोध कर रहे हैं। और सरकार जो है एनडीए की, केंद्र सरकार की, ठीक है ना, वो सरकार नहीं है, वो स्टेट है। और उसका आप विरोध करेंगे तो आप स्टेट अच्छा, का ये विरोध टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो था, मैं आ रहा हूँ, हाँ। मुझे उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, मैं 9 स्वीकार साल कर लिया आपने 9 साल से उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। तो इसको ना गडमड कर दिया गया है। देखिए, देशभक्त और देशद्रोही को अगर समझना है सिंपली, तो ये समझिए कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो यहाँ पैदा हुए हैं और इस देश के वासी हैं, तो वो देशद्रोही हो ही नहीं सकते हैं। वो राजद्रोही हो सकते हैं, स्टेट का विरोध करें, ठीक है ना। और नेशन भी हमारे यहाँ अलग अलग है, मतलब कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट नेशन है। अब जैसे नागालैंड है, वो ब्रिटिश राज का जो है हिस्सा था, और जब देश आज़ाद हुआ तो हमको मिल गया, और हमारा देश का अभिन्न हिस्सा है। इस बहस को इसलिए खड़ा किया गया ना कि सरकार कुछ भी करते रहे, उसके खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं पैदा हो। और सबसे बेचारा कौन होता है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी बेचारा मांग क्या रहा था? विद्यार्थी वजीफा मांग रहा था। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, यूजीसी ने वजीफा बंद कर दिया रिसर्च स्कॉलर का, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। अब प्रधानमंत्री को यह बात चुभ गई कि ये जो है कल का जो है लौंडा सब जो है हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा, हम जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने ना टीवी चैनल मीडिया में बैठ करके इस नैरेटिव को बनाया, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर हमने देश तोड़ने का प्रयास किया, मान लीजिए आपकी बात ठीक है, तो 9 साल हो गए उस घटना का। मैं यहाँ बैठ करके मानक जी के साथ बहस कर रहा हूँ, उल्टे ही मेरे जो है ना इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि मैं पॉपुलर आदमी हूँ। बताइए, तो ये भी देशद्रोही है ना, हमको पॉपुलर बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक झूठ खड़ा किया गया, और फिर इस झूठ की तासीर देखिए कि आज के डेट में कोई भी कुछ भी कहे, तुरंत जो है उसको उस बात का लेबल लगा दिया जाता है, उसके ऊपर इमोजी चिपका दिया जाता है। मैं कहता हूं कि जितनी देशभक्त बीजेपी अपने आप को कहती है ना, उतनी ही देशभक्त इस देश का हर वो नागरिक है जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। देशभक्ति क्या है? किसान के लिए देशभक्ति है अनाज पैदा करना, जवान के लिए देशभक्ति है बंदूक के लेकर के सीमा की रक्षा करना, इनके लिए देशभक्ति है न्यूज़ चैनल में बैठ करके सत्य को ढूंढना, सत्य का सवाल करना। जो
आपके लिए रेल पटरी बिछाता है, उसके लिए देशभक्ति क्या है? उसका नट बोल्ट टाइट करके रखना। जो रेल चलाता है, रेल का ड्राइवर के लिए उसकी देशभक्ति उसकी ड्राइवरी है। जो हवाई जहाज उड़ाता है, जो पायलट है, उसकी देशभक्ति अपने काम को ईमानदारी से करना, ये सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। आखिरी और सवाल, प्रधानमंत्री, लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री होते हुए, सरकार होते हुए अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है, तो सबसे पहले अगर देश को विरोधी अगर कोई है तो वो लोग हैं। आखिरी सवाल, इस बात लास्ट को याद क्वेश्चन, रखिए। जल्दी से। कन्हैया जी, मेरा एक सवाल है। जैसे आप जेएनयू से पढ़े थे। हाँ, तो क्या नाम है? ओम प्रकाश, मैं भी अच्छा, बिहार से हूँ जी। तो आप जेएनयू से पढ़े थे, तो क्या आप जेएनयू जैसा संस्थान और भी जगह पे होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बिल्कुल। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी का एक नया कार्यालय बना है, क्योंकि कार्यालय पहले से तो था, फिर नया कार्यालय बनाने की भी नहीं, जरूरत पड़ी। कार्यालय नहीं था, ये भी झूठ बात बोला। वो अखबारों में सरकारी जो है घर है, और जब से मोदी जी आए हैं ना, उनकी नज़र है कांग्रेस पार्टी के सारे जो है दफ्तरों पे कि छीन लें। अब मौका नहीं मिला तो देखिए कि राहुल गांधी को सस्पेंड करके उनका ही बंगला छीन लिया। तो कांग्रेस पार्टी के पास अपना दफ्तर नहीं था, ये कोई गलत जानकारी दिया है आपको। पहली बार दफ्तर बना है, बहुत पहले था दफ्तर। वो दफ्तर भी जब कांग्रेस के भीतर बंटवारा हुआ तो कांग्रेस ओ ने ले लिया, और आजकल जेडीयू के पास है वो। तो कांग्रेस पार्टी के पास दफ्तर नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश में हर जगह एम्स जैसे अस्पताल होने चाहिए, आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, आईआईएम जैसा बिजनेस स्कूल होना चाहिए, आईएमसी जैसा मीडिया संस्थान होना चाहिए, और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी है और सस्ती है। अगर जेएनयू में सस्ती पढ़ाई नहीं होती तो हमारे जैसे लोग वहाँ पर पीएचडी नहीं कर पाते। क्योंकि दिल्ली में रहना कितना मुश्किल है, आप बताइए। एक कमरा जो है 15,000 का मिलता है, 20,000 का मिलता है। तो जिसकी मासिक आमदनी ही 5,000 रुपये है, उसके बच्चे तो पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे संस्थान अगर हम बनाएंगे तो हम देश में तमाम वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका देंगे। इससे देश मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। और वैसे संस्थान से किसी इंसान को जब नोबेल प्राइज मिलता है तो देश का मान सम्मान बढ़ता है। और मैं कहता हूं कि ठीक है, हम लड़ते हैं बीजेपी से, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि बीजेपी के मंत्रालय में भी जो है 2 जेएनयू के लोग हैं। हालांकि वो आजकल टैक्स भयंकर वसूल रही हैं, भयंकर। ओके, कन्हैया कुमार, तो संस्थान हर जगह होना चाहिए। जाते जाते मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि जिस एक शब्द या आपने जिन नारों और गानों के लिए आप मशहूर हुए थे जेएनयू से, आजादी, कुछ सुना दीजिए जाते जाते। नहीं, मैं कोई गायक, नारा सुना दीजिए, कोई गाना सुना दीजिए। नहीं, मैं गायक कुछ नहीं भी हूं, सुना दीजिए। मैं गायक नहीं अरे हूं। तब तो और अच्छे नारे लगाते थे, बड़े बड़े तो नारे नारे लगाते हैं, फिर चिल्ला चिल्ला के अभी भी लगाते हैं। जब प्रोटेस्ट होता है तो नारे लगाते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ ये नारा लगाने का जगह है? आप ही लोग बताइए। तब कहते थे हम क्या चाहते, आजादी। हम चाहते हैं, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि देश में गुलामी की रात जो है वो गहरी और काली ना हो जाए, इसके लिए आज़ादी की रोशनी की ख्वाहिश हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए। अगर आप झाड़ू नहीं मारेंगे, अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी बढ़ेगी। सत्ता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस देश का नागरिक होने के चलते ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप उसके सामने उंगली उठाते रहें, चैलेंज करते रहें। तो सत्ता जब भी निरंकुश होती है, उंगली उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन टीवी चैनल में बैठ करके गाना अगर सुनाना ही है तो हम आपको यही कहेंगे। मैंने देशभक्ति के गाने की बात की थी, मैंने फिल्मों के गाने की बात नहीं की थी। इसीलिए मैंने कहा आजादी से संबंधित ऐसे नारे या कोई गाना जो आप पहले गाते थे। आजकल देखिए, हम एक गाना गा रहे हैं। हाँ। अभी जो है राहुल जी ने एक मूवमेंट शुरू किया है, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। हाँ। उसके लिए जो है फैज अहमद फैज का एक मशहूर नज्म है, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ। आइजम्स, न्यूज़ 24, बीएजी नेटवर्क आपका धन्यवाद करता है। कन्हैया कुमार, थैंक यू सो मच न्यूज़ 24 के मंथन कार्यक्रम में आने के लिए।